Hello everyone, welcome to this YouTube channel. So as you know we were discussing about the research methodology, and in today's topic we are going to discuss about sampling and variables. तो सैम्पलिंग जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, सैम्पलिंग क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन वो क्या है, आपका सैंपल है। और पॉपुलेशन में कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ बात करें, सब्जेक्ट जो है रिसर्च में क्या है, लिविंग थिंग जो है, जैसे ह्यूमन सब्जेक्ट होता है आपका, या कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है वो ऑब्जेक्ट हो गए आपके। तो ये आपका सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप जो सैंपल लेते हो, उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन लेते हो, वो सैंपल होता है। और सैंपल की एक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सैंपल ऐसा रिसर्च में ऐसा होना चाहिए जो उस पूरी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि मान लो आप पॉपुलेशन ले रहे हो ट्राइबल एरिया की। आपने ट्राइबल एरिया ले लिया किन्नौर। ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली ट्राइबल एरिया किन्नौर है, तो किन्नौर की ही पॉपुलेशन होगी। ऐसा नहीं कि आपने जो पॉपुलेशन है ट्राइबल है और आपने जो है सैंपल ले लिया शिमला से या कहीं चंडीगढ़ से ले लिया, तो वो आपकी टोटली रिसर्च गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का। अब ये तो सैम्पलिंग उनके लिए है जो आपके फील्ड सर्वे कर रहे हैं या फील्ड वर्क है, उनको ज़्यादा नीड होती है सैम्पलिंग की। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं, जो बुक्स पे भी कर रहे हैं, उसमें भी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। कि मान लो आपने मान लो आप लिटरेचर का एग्जांपल ले लो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस का ले लो। आपके कोई ऑथर है ना, तो आप तो सिलेक्ट करोगे ना, मेरा कौन सा ऑथर लूँ स्टडी के लिए, गाइड कौन सा रिकमेंड करता है। तो वो जो टेक्निक आप यूज़ करते हो, पर्पसिव टेक्निक यूज़ करते हो, पर्पस सैम्पलिंग टेक्निक कि मेरा पर्पस इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट्स ये आपकी सैम्पलिंग है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, आइटम्स, डेटा पॉइंट्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल पॉपुलेशन इंस्टेड स्टडिंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। रिसर्चर स्टडी है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखो, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब कि वो सैंपल जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपकी फाइंडिंग्स जो है सैंपल पे इम्प्लीमेंट होगी, वही आपकी पूरी पॉपुलेशन पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, की टर्म्स क्या है इसमें, पॉपुलेशन है, एंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सैंपल है, सबसेट हो गया पॉपुलेशन का। सैम्पलिंग फ्रेम, अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस मतलब कि सैंपल रिफ्लेक्ट करना चाहिए पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी नाम से ही आपका पता लग जाता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबकी, है ना। मतलब आपके 10 अगर आपका सैंपल साइज़ है, तो 10 पॉपुलेशन साइज़ है, तो 10 के 10 का ये चांस हो कि 1 से 10 तक उन सब के चांस हो, 1:10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये होगी। सबका जो है इक्वल चांसेस होते हैं। अब सिलेक्ट जो करेगा वो रिसर्चर करेगा। इसमें सबसे पहले जो टेक्निक है वो है सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम का मतलब क्या है कि एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। एग्जांपल, ड्राइंग नेम्स फ्रॉम अ हैट यूजिंग रैंडम नंबर्स ऑफ जनरेटर। इसको सिंपल सा एग्जांपल देख लो, जैसे हैरी पॉटर में जब वो मूवी थी, जब वो उनको हाउसेज असाइन होते हैं स्टूडेंट्स को, गरुड़ा हाउस, फलाना हाउस, तो एक हेड डिसाइड करती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, सब रैंडमली किसी भी ग्रुप में चले जाते हैं। उसमें मतलब प्री फिक्स नहीं होता है कि ये ग्रुप है तो इसी में जाएगा। सेकंड आ जाती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबके चांस होते हैं। सिस्टमेटिक में क्या हो गया कि आपके पास 1 से 10 तक का पॉपुलेशन साइज़ है अगेन, तो आप क्या सिस्टम बनाएंगे, या ऑड नंबर ले लेंगे या इवन नंबर ले लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैंपल उठाओगे, तो इसमें क्या हो गया कि सबको एक फेयर इन चांस मिल गया, या ऑड के बेसिस पे मिल गया या इवन नंबर के बेसिस पे मिल गया, ये ठीक है। ये एग्जांपल दिया है इसका। थर्ड टाइप कैटेगरी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटा, इसका याद रखो, इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, ठीक है। अब मान लो आपके पास वही अगेन 10 पॉपुलेशन साइज़ है, आपने 2-2 के ग्रुप बना दिए 5, तो 5 आपने ग्रुप बनाए, उसको क्या बोलेंगे, जो आपके सब ग्रुप बने स्ट्रेटा। अब इसमें क्या हो गया, सबके चांस आ गए ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई सबको, ठीक है। ये हो गया आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर से याद रखो आप, क्लस्टर मीन्स एरिया, ठीक है। जहाँ आप, अब मैं जैसे ट्राइबल स्टडीज़ का ही एग्जांपल ले लो, आप ट्राइब एरिया में जा रहे हो, आपने ट्राइबल एरिया के क्लस्टर बना दिए, इसमें सब क्लस्टर भी बनते हैं अगर आपका रिसर्च एरिया बहुत बड़ा है। जैसे मान लो रिसर्च एरिया लाहौल और स्पीति है, ठीक है, तो आपने उसके सब क्लस्टर्स बना दिए। आपने लाहौल स्पीति की कुछ तहसीलें ले ली, तहसीलों से आपने ब्लॉक ले लिए, ब्लॉक से पंचायत से ले ली, तो ये होता है आपका पूरा क्लस्टर का फॉर्मूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, कंबाइंस मल्टीपल सैम्पलिंग मेथड, जहाँ आपके जो रिसर्चर है उसको खुली छूट होती है कि किसी का कॉम्प्लिकेटेड हो अगर रिसर्च एरिया, तो वो क्लस्टर से भी बना सकता है, वो मतलब अपनी क्लस्टर्स सैम्पलिंग भी यूज़ करता है, और आपका स्ट्रेटा भी बना लेता है ना, जब रिसर्च आपका बहुत बड़ा हो, जिसमें स्टेजेस बहुत ज़्यादा हो और टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च हो, तब आपके मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज़ होती है। और प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अब जो क्लस्टर में भी सारा कवर हो रहा है, सबके इक्वल चांसेस हो रहे हैं, आपके तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, पंचायत से लेकर, मल्टी स्टेज में भी सब कवर हो रहा है। सेकंड वन इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती आने की। इसमें क्या होता है, सब कुछ रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मन है तो मेरा दोस्त है, या फेवरेट, नेपोटिज्म भी आप इसको बोल सकते हो, या फेवरेटिज्म है, भाई किसी का भाई दोस्त है, जान पहचान है, तो उस टाइप की जो रिसर्च है जिसमें जो आपका सैंपल है वो नॉन प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट होता है, मतलब रिसर्चर की अपनी पसंद से होता है। तो उसमें सबसे पहला टाइप्स क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है, रिसर्चर जो है अपनी कन्वीनियंस देखता है, ठीक है। कि मान लो अब ट्राइबल एरिया है बट उसका कन्वीनियंट है नहीं वहाँ जाने के लिए, या सिचुएशन जैसी ख़राब है वहाँ पे, बर्फ़ है, कुछ है, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है उस चीज़ को, ठीक है। या किसी उसका दोस्त है या ट्राइबल एरिया से, तो उसको कन्विंस करता है कि तू मेरी रिसर्च का पार्ट बन जा और मुझे जो है डेटा दे दे। सेकंड टाइप होगी पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग अब जैसे मैं ये बताया, लिटरेचर में भी काम आती है, जहाँ पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा करते हो। हिस्ट्री में तो फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, और लिटरेचर लैंग्वेजेस वगैरह में हिंदी साहित्य वगैरह जो भी है, इसमें जो है क्वालिटेटिव ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है पर्पस सैम्पलिंग ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। इसमें रिसर्चर क्या करता है, सैंपल कैसे लेता है, अपना जो पर्पस सॉल्व हो जिससे, वो ऐसे रिसर्चर्स लेट्स पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड जजमेंट वो विल बी दी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। अब रिसर्चर को ऐसे पार्टिसिपेंट लेता है या ऐसी बुक्स वगैरह लेता है जिससे उसका रिसर्च का पर्पस सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो कोई जेंडर पे रिसर्च कर रहा है, तो वैसे टेक्स्ट लेगा जो जेंडर थ्योरी पे ज़्यादा बात करते हो। थर्ड कैटेगरी आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि स्नोबॉल रिसर्च भी एक टाइप आ जाती है इसकी। स्नोबॉल रिसर्च और स्नोबॉल सैम्पलिंग में बस थोड़ा बहुत अंतर है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है कि मान लो कि आप स्टडी है ट्राइबल एरिया में, और आप का वहाँ जाने का मन नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को ही बोलते हो जो ट्राइबल एरिया से, कि यार तू ऐसे मेरे को डाटा कलेक्ट करके दे दे, या सैंपल बन जा मेरा, रिसर्च के लिए डाटा प्रोवाइड कर दे। तो वो होती है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल रिसर्च भी ऐसी होती है। स्नोबॉल रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी और से अपनी रिसर्च करवा लेते हो। नेक्स्ट है
कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप एक कोटा असाइन कर लेते हो, ठीक है, जहाँ पे जो रिसर्चर है उसका काम क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ उसके छूट रही है, या कोई रिमोट एरिया है, या टफ एरिया है, या उसकी फील्ड से बाहर है, तो वो उसके लिए कोटा असाइन कर लेता है, ठीक है। ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का साइन है। कोटा सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड रिसर्चर नॉन रैंडमली सिलेक्ट सब्जेक्ट्स टू मीट प्री डिफाइंड कोटास, ठीक है। मतलब कि रिसर्चर जो है, अब ट्राइबल ग्रुप का एग्जांपल ले लो, रिसर्चर ने एक स्टेटा तो बना दिया, सब ग्रुप बना दिया, लेकिन उसमें से जो है वो एक कोटा साइन करता है कि जो मेरे नोन है मैं उन्हीं को ही ले लूँगा, ठीक है। रिजर्वेशन का एग्जांपल ले लो आप, ये से एक काम करता है, ऐसी सैम्पलिंग काम करती है, ठीक है। फिर सेल्फ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो खुद ही वॉलंटियर बनते हैं पार्टिसिपेंट के लिए। जैसे मान लो आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स भरते हैं, उसमें क्वेश्चनर पूछते हैं ना, सर्वे होता है, या फेसबुक पे ही कोई आपका सर्वे चला होता है कि आपने इस ऐड के बारे में आप क्या बोलते हो, गुड बैड, या जो कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो उसके रिव्यूज़ आते हैं 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार, तो वो क्या है, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग होगी। अगला पार्ट आ जाता है वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या है। देखो, जो अब हमने ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है, सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें की बात याद, देखो नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो बायस होती है हमेशा, क्योंकि उसमें जो है रिसर्चर के ऊपर है सब कुछ। रिसर्चर जो अपने मनपसंद जो आएगा, उसका जो सैंपल, उसका जो मन करेगा उसका वैसे ही सैंपल कलेक्ट करेगा। बट जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें रिसर्चर की उतनी नहीं चल पाती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो है सबके फेयर चांसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रख लेना। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसा मैंने बताया जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती है वो होते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च और फील्ड वर्क में जो वेरिएबल्स है ये आपकी रिसर्च को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी थीसिस को, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट और डीफॉर्मुलेट भी करते हैं। वेरिएबल्स मैंने जैसा बताया आपको, दो मेन तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जिस पे उसका किसी का भी बस नहीं है ना। जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, तो उस पर डिपेंडेंट कौन है, आपके खर्चे, कॉस्ट, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होते हैं। फिर इसमें एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दो एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स है जो इफ़ेक्ट पा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है, आपके खर्चों पे, पर इंडिपेंडेंट पे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो हो गए आपके एक्स्ट्रोनोमस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या आ गए, जिनकी वैल्यूज़ बढ़ती रहती है, ओके, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है, वो हो गया आपके वेरिएबल्स। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बात करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। सबसे पहला इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज बाय द रिसर्चर, प्रिज्यूम्ड कॉज और प्रिडिक्टर। इसका एग्जांपल भी दिया है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दैट इज मेजर और ऑब्जर्व्ड एज द आउटकम, ठीक है। वही एग्जांपल ले लो आप कि सैलरी जो है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, मनी जो है, और डिपेंडेंट कौन है, आपका कॉस्ट, खर्चे जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपकी डिपेंडेंट है इस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। आप मेजर क्या कर सकते हैं, मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं आप अपने खर्चे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सैलरी। एक्सटोनोमस वेरिएबल्स क्या हो गया, और देखो ये बेस्ड ऑन रिलेशनशिप इन रिसर्च की बात कर रहा है। ये कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का। कॉज एंड इफेक्ट मैंने बताया कारण और प्रभाव, कि वही बारिश हो रही है, बारिश का कारण क्या है, मौसम जो है कुछ है, ठीक है, और इफेक्ट क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड, है ना। लैंडस्लाइड जो है बारिश की वजह से हो रही है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसमें वेरिएबल्स क्या रोल करते हैं, इंडिपेंडेंट हो गया बारिश,
और डिपेंडेंट क्या हो गया, बारिश पे जो लैंडस्लाइड हो गए, ठीक है। तो वैसे जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस पे काम करते हैं ये वेरिएबल्स। एक्सट्रोनोमस क्या हो गया, जैसे ज़्यादा बारिश होगी या कम ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये एक्सट्रोनोमस वेरिएबल्स हो गए जो इफेक्ट करते हैं बारिश को नहीं, लैंडस्लाइड वगैरह को। एक्सट्रोनोमस वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल्स अदर देन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे, बट ये इफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। अब जिसने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी तो उसमें कैटालिस्ट होता है, ठीक है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज दी स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटालिस्ट का काम ये होता है। तो मान लो एक रिएक्शन है C+H इज इक्वल टू CH, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें कैटालिस्ट आपने कुछ डाल दिया, हीट डाल दी, टेम्परेचर डाल दी, तो ये फटाफट रिएक्शन हो जाएगा और C2H2 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये आपके एक्सट्रोनोमस वेरिएबल्स है जिससे इफेक्ट पड़ता है रिएक्शंस पे। इससे आप याद रखो एक्सट्रोनोमस वेरिएबल्स का क्या काम होता है। अदर टाइप है कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई पौधा लगा रहे हो तो आप उसमें खाद वगैरह डाल रहे हो, तो उसकी ग्रोथ वगैरह आप कंट्रोल कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। तो एक काइंड ऑफ क्या हो गया है, कंट्रोल वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स क्या हो गया, दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कम बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दी कैजुअल सीक्वेंस। जो मतलब कि इंटरवीन आते जाएंगे रहेंगे और बीच बीच में इफेक्ट करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। वही सैलरी और आपके खर्चों का एग्जांपल ले लो, उसमें इंटरवेनिंग बहुत सी चीज़ें होगी, आपकी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और EMIs एट्सेट्रा जो इफ़ेक्ट पर करेगी आपकी इन दोनों रिलेशनशिप पे, ठीक है। ये स्ट्रेस का एग्जांपल दिया है। जैसे स्ट्रेस का आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, इंटरवेनिंग क्या हो गया, कॉम्बैटिंग स्ट्रेटजीज, और डिपेंडेंट क्या है, हेल्थ आउटकम्स जो स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या हो गया, दैट इफेक्ट द स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या हो गया, जो सेम इन पे ही इफेक्ट कर रहे हैं, बट उसकी जो आपकी डायरेक्शंस और स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करता है मॉडरेटर वेरिएबल्स, ठीक है। अब जैसे मान लो सैलरी और आपके पर्सनल खर्चों का एग्जांपल ले लो, ठीक है। खर्चे और सैलरी का एग्जांपल ले लो, उसमें अगर आपकी लव लाइफ आ जाती है बीच में और वो नेगेटिव में चल रही है तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उसका ऑब्वियसली एक डायरेक्शन पता लग जाएगी कि ये बंदा अब जॉब छोड़ देगा, कुछ दे देगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक हिसाब से मॉडरेट कर रही है उस चीज़ों को, कंट्रोल कर रही है। अब है बेस्ड ऑन नेचर और टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा से मैंने बताया क्वांटिटेटिव हमेशा याद रखो, जिसमें नंबर से रिप्रेजेंट करते हो और मेजर कर सके जिसको। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम नंबर और इसकी बात नहीं होती है और हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर है, हम बिहेवियर को आपको जज नहीं कर सकते, है ना। रिसर्च में भी या कोई भी ऐसा टूल नहीं बना है कि हम नहीं बता सकते कि ये 10% गुस्सा है, 5% गुस्सा है, या इसकी गुस्से की वैल्यू है जो 5.0 है, ठीक है। तो ये आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। जैसे जेंडर, कलर, टाइप, ब्लड टाइप, ठीक है। तो हम बता नहीं सकते कि जेंडर जो है इसका मेल फीमेल कितना % मेल है, कितना % फीमेल है। अब हम बात करेंगे स्केल्स की, बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल्स और स्टीवंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टीवंस ने ये क्लासिफिकेशन दी है। अब रिसर्च में कुछ एक स्केल्स यूज़ होते हैं स्टैट्स में, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नापने के लिए स्केल यूज़ होते हैं। सबसे पहला नॉमिनल स्केल्स, जो नंबर्स पे बात कर रहा है, ठीक है। और नंबर्स नेम्स पे बात करता है, वो है आपका नॉमिनल स्केल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैरिटल स्टेटस। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होगी आपकी, इंडिया है तो इंडिया का कोड +9 है। नेम्स क्या है, रमेश, मुकेश, जो भी है, ठीक है। तो वो आपका नॉमिनल स्केल हो गया। ऑर्डिनल स्केल क्या है, जो ऑर्डर की बात करता है ना, जो ऑर्डर की बात करता है। जैसे आपने 10th की, फिर +2 की,
फिर BA की, तो ये आपका एक ऑर्डर बन गया, ठीक है। और ये सारी क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर है इंटरवल स्केल। इंटरवल जैसे नाम में ही पता है, जो फ्रेगमेंटाइज और बीच बीच के गैप पीरियड्स को डिस्कस करता है। मान लो आपने टेम्परेचर का एग्जांपल है, इसमें IQ स्कोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। जो मान लो जो आप 0 से 5 डिग्री, या आपका IQ कितना है, 10 to 11 आपका IQ स्कोर है, ठीक है। बीच मतलब ये इंटरवल की बात कर रहा है बीच में, तो आपके इंटरवल स्केल है, ठीक है। ऑर्डर विद इक्वल इंटरवल्स बट नो ट्रू ज़ीरो, ठीक है। नो ट्रू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ट्रू ज़ीरो होता है जो आपका ज़ीरो पे ख़त्म हो जाती है चीज़, ठीक है। बट आपको पता है, एक आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है और ज़ीरो के एक साइड आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है। और जो इंटरवल स्केल है, ये माइनस में भी काउंट होता है और प्लस में भी काउंट होता है ना। इसकी वैल्यू जो है -0 से, जैसे टेम्परेचर की बात ले लो, -0 से -5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका ट्रू ज़ीरो नहीं है। ट्रू ज़ीरो होता है जो ज़ीरो के आगे पीछे कुछ ना हो, ठीक है। ज़ीरो पे वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बस आगे कोई चलता है 0 से 100 तक, वो आपका ट्रू ज़ीरो हो गया। अब बात करते हैं रेशो स्केल्स की। रेशो जिसने सब नहीं पढ़ा है, जो लार्ज वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम रेशो बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रू ज़ीरो की बात करते हैं। ये माइनस में नहीं जाता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 0:2, या ये रेशो का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका रेशो स्केल यूज़ होता है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स है वेरिएबल्स के। ये मोस्टली जो है क्वेश्चनेयर्स या इंटरव्यूज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ में भी हम पढ़ेंगे कि 2-3 टाइप्स होते हैं, सिंपल इंटरव्यू, कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू। ऐसे काफ़ी टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के भी, ठीक है। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू GD होता है, ठीक है। तो वो सब इंटरव्यू के टाइप्स है। अब क्वेश्चनेयर्स क्या होता है, क्वेश्चनेयर होता है कि इसमें रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड अपॉन रिसर्च, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक तो सिंपल, जैसे इसमें बताया डाइकोटोमस वेरिएबल्स, जिसमें 2 कैटेगरी होती है, यस और नो। जैसे आप कई बार भरते होंगे मेल और फीमेल, यस और नो। जैसे आर यू स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, यस और नो। तो ये आपके सिंपल, आपके जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो, है ना, तो वो आपके डाइकोटोमस वेरिएबल्स हो गए। 2 वैल्यूज़ है ना, 1 और 2। फिर पॉलीटोमस वेरिएबल्स के आगे वेरिएबल्स मोर देन 2 कैटेगरीज। वही क्वेश्चन में आपका आ गया कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो, आपकी मैरिड हो, डिवोर्स हो या विधवा हो, तो वो आपके पॉलीटोमस वेरिएबल्स है। ये क्वेश्चनेयर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेटेंट वेरिएबल्स क्या होता है, जो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस और कुछ भी चीज़ है। अब मान लो कोई फॉर्म भर रहा है, क्वेश्चनेयर भर रहा है, तो उसकी जो एंजाइटी वगैरह है, अगर तो क्वेश्चनेयर काफ़ी लंबा है या डिस्क्रिप्टिव है, तब उसकी एंजाइटी वगैरह उस क्वेश्चन, उसके आंसर में रिफ्लेक्ट होगी। अदरवाइज़ जो है वो सिंपली अगर टिक करता है चीज़ों को, तो उसमें उसकी एंजाइटी कम ऑब्जर्व करने को मिलती है। वेरस जो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपका सैंपल है, सैंपल से आप रिस्पांस ले रहे हो, कोई मानो टेस्ट ही करा रहे हो आप बच्चों से, तो उसमें जो आपकी चीज़ है वो ज़्यादा विजिबल होती है, उसको ज़्यादा मेजर कर सकता है ना। तो ये आपके मैनिफेस्ट वेरिएबल्स है। ये 4 तरह के जो वेरिएबल्स है, ये मोस्टली क्वेश्चनेयर्स में यूज़ होते हैं। अब वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस मैंने क्या बोला, हाइपोथेसिस जो एक थीसिस से कम होते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा, रिसर्च डिज़ाइन में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ब्लूप्रिंट है आपकी रिसर्च का। स्टैट्स में मदद करते हैं, है ना। अब आपकी जो स्टैट्स बनता है, ग्राफ बनता है मीन मीडियन मोड वाला, तो उसमें जो वैल्यूज़ होती है, इधर ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती है, वो डिफाइन करने में हेल्प करते हैं वेरिएबल्स। वैलिडिटी मीन्स कि आपकी रिसर्च कितनी वैलिड है ना। तो आपके वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, आप जस्टिफाई कैसे करोगे अपने वेरिएबल्स को।
तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाती है रिसर्च की। और रेप्लिकेशन मतलब कि आप फ्यूचर में भी अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो कि नहीं यहाँ से 10 साल या 20 साल बाद भी ये रिसर्च एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।